आज की क्लास के मेरे दो पर्पसेस हैं। क्लास के आपके साथ इंटरेक्शन के दो पर्पसेस हैं। नंबर वन, आपको मैं सोचने पे मजबूर करूँ, नंबर टू, मैं आपको लिखने पे मजबूर करूँ। बट एक देसी तरीका इसको समझने का ये है कि जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके थीम्स होते हैं। साइकोलॉजी, फिलॉसफी, कॉन्स्टिट्यूशन। मॉडर्न वॉर्स में आपने परेशान नहीं हो जाना है। मॉडर्न वॉर्स को लेके ही आजकल की जगह हो रही है। आपने ये बताना है कि मॉडर्न वॉर्स होनी है कि नहीं। आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और चीजों को लिखना आना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम में आपका पेपर जाएगा 2.53% में अगर आना है तो उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। आज की क्लास के मेरे दो पर्पसेस हैं। क्लास के आपके साथ इंटरेक्शन के दो पर्पसेस हैं। नंबर वन, आपको मैं सोचने पे मजबूर करूँ, नंबर टू, मैं आपको लिखने पे मजबूर करूँ। असल चीज लिखना ही है। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे लोगों को और भी बताई नहीं है, बहुत सारे मेरे जैसे लोग और भी हजारों लोगों को बता रहे हैं। 2.53% में अगर आना है तो उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, वापस आते हैं। अच्छा, चार चीजें हमने कर दी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक कैसे होता है। इस पर हम दो टॉपिक्स के अंडरस्टैंडिंग के भी डेवलप करेंगे। इसके साथ एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, पांचवी चीज, जो कि एक सेपरेट आइडिया है जिसको हम कहते हैं करेंसी ऑफ द टॉपिक। लिखिए, करेंसी ऑफ द टॉपिक। अब ये करेंसी ऑफ द टॉपिक क्या चीज होती है? जल्दी से लिखें, स्पेलिंग इग्नोर करें, बाद में नीट कर दीजिएगा। करेंसी ऑफ द टॉपिक क्या होता है? करेंसी ऑफ द टॉपिक पे दो चीजें होती हैं। हाउ करंट और रीसेंट द इशू ऑफ द टॉपिक इज। जो टॉपिक के अंदर इशू आइडेंटिफाई किया जा रहा है वो कितना करंट या रीसेंट इशू है, नंबर वन। द सेकंड पार्ट ऑफ द करेंसी ऑफ द टॉपिक इज वेयर एग्जैक्टली दिस इशू इज रेलेवेंट टू। क्या वो पाकिस्तान से रेलेवेंट है या वो ग्लोबल लेवल पे है? तो करेंसी में रीसेंसी यानी रीसेंट कितना है और करंट कितना है और रेलेवेंट कहां पर है, ये आपने टॉपिक में देखना होता है। फॉर एग्जांपल, अभी पीएमएस का एक बड़े आजकल एग्जांपल दिया तो मेरे ज़हन में वही आ रही है। पीएमएस का कैसे आया था, सोशल मीडिया इंक्लूसिविटी को प्रमोट करता है कि नहीं। अभी क्लास में पीएमएस उसके अंदर आया था। उसमें बहुत सारे लोगों ने ऐसे लिखा और उन्होंने जिस तरह लिखा उसमें लिखने का उनका पर्सपेक्टिव ये था कि भाई सोशल मीडिया पाकिस्तान के अंदर इंक्लूसिविटी प्रमोट नहीं कर रहा, पॉलिटिकल डिवाइड क्रिएट कर रहा है, रिलीजियस भी डिवाइड उसके अंदर एक फॉल्ट लाइन बन रही है, कल्चर लेवल पे भी इंक्लूसिविटी नहीं क्रिएट हो रही। लेकिन ऐसे फेल हो गया था। क्यों? रेलेवेंसी। ये सिर्फ पाकिस्तान रेलेवेंट नहीं था, ये ग्लोबल लेवल पे भी इस पे बात करनी थी। ऐसे के अंदर ये तो नहीं कहा गया था कि पाकिस्तान में किस तरह सोशल मीडिया इंक्लूसिविटी फैला रहा है, बना रहा है या नहीं बना रहा। ऐसे में पूछा गया था सोशल मीडिया इंक्लूसिविटी, तो वो सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। आपने उसके अंदर ये भी रेलेवेंसी देखनी है कि क्या मैं इस ऐसे के जो डोमेन या पर्सपेक्टिव है वो मैं लिमिट करके सिर्फ पाकिस्तान पे तो नहीं ला रहा, या क्या इस ऐसे में सिर्फ ग्लोबल लेवल पे तो नहीं देख रहा और इसका पर्सपेक्टिव पाकिस्तान भी इसके अंदर एक बनता है। गॉट इट? जी सर। ऐसे लिखें, आर मॉडर्न वॉर्स टॉपिक, आर मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स। हमारे पास डस्टर है ना, नो इश्यूज, कोई मसला नहीं। ये मैं इसको नोट कर रहा हूँ, नोट कर लिया ना? बिल्कुल ही चुप करके बैठे हो, समझ आ रही है कि नहीं? यस सर, बहुत अच्छी है। चलो परफेक्ट, आ जाओ। आर मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स। आर मॉडर्न वॉर्स, इसको हम यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे। नॉट होली वॉर्स। इन क्वेश्चंस को ना हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर के अंदर ये सारे क्वेश्चंस आते जाएंगे, तो साथ साथ हम इसको लेके चलेंगे। पहली चीज ट्रांसलेट करें, ट्रांसलेट कर दिया। उन चार पैरामीटर्स पे इसको करें, पहले ट्रांसलेट करें, बताएं मुझे क्या बनेगा। चले मैं एक ट्रांसलेशन लिखता हूं, आपने बताना कि ठीक है कि नहीं। क्या हमारी जदीद जंगें, सब्र करें, आप ही बताएं, जदीद जंगें मजहबी जंगें नहीं हैं। आप में से जो एग्री करता है कि ट्रांसलेशन ठीक है, विद द रेज ऑफ हैंड मुझे बताएं। विद द रेज ऑफ हैंड, जो समझता है कि ट्रांसलेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ट्रांसलेशन है। जो समझता है कि ट्रांसलेशन ठीक है, विद द रेज ऑफ हैंड मुझे बताएं। क्या जदीद जंगें मजहबी जंगें नहीं हैं? ठीक है, फेयर इनफ।
تو مذہبی کے بعد پھر ہمیں سمجھ مطلب ہم اس میں کانٹیکسٹ لے سکتے ہیں کہ مذہبی جنگیں یعنی کہ جو جہاد بھی آج کل ہو رہا ہے وہ مذہبی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جنہوں نے اس سال اس طرح سے لکھا تھا سارے یہ مذہبی نہیں ہے, یہ مقدس یا پاک بات ہو رہی ہے. اور وہ کون سی جنگیں تھیں؟ وارز لائک جو گلوبل لیول پہ کروسیڈز جو دونوں سائڈز کی پرسپیکٹیوز کے لیے ہولی تھی. یہ جو ایک وار آج کل جہاد والی, پہلی تو بات ہے یہ وار نہیں ہے, وار سٹیٹ ورسز سٹیٹ ہوتی ہے. یہ سٹیٹ ورسز سٹیٹ نہیں ہے, یہ نان سٹیٹ ایکٹر ورسز سٹیٹ اس طرح کی چیزیں ہیں. دوسری چیز یہ ایک ریلیجن کے لیے تو ہولی ہو سکتی ہے, دوسرے کے لیے نہیں ہے. کروسیڈ جو تھی وہ اوور آل سب کے لیے ہولی تھی, دونوں سائڈز کے لیے. تو یہ پرسپیکٹیو آپ کو ٹرانسلیشن سے کلیئرٹی دے گا کہ کیا میں ٹرانسلیشن صحیح کر بھی رہا ہوں کہ نہیں. پہلی چیز. اب اس کے بعد ہیں کی ورڈز کے اوپر, بالکل تھوڑے سے کی ورڈ ہیں سیکنڈ لکھتا ہے. آئے چلے سیکنڈ کی ورڈز جلدی پیس اپ کرنا. کیا لنچ کر کے ذرا جو ہے لنچ کیسا چل رہا ہے آج کل؟ اچھا لنچ کے بعد مجھے بھی بڑی نیند آتی تھی. سارے اس کے کی ورڈز ہیں, ماڈرن وارز, ہولی وارز, اور ساتھ میں ناٹ بھی کر دیں تو وہ ڈائریکشن دے رہا ہے. تو کی ورڈز ہیں. تھیم بتائیں, تھیم کیا ہوگا؟ ود دا ریز آف ہینڈ, ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے. Sir, if it's relevant ود دا ریز آف ہینڈ. ہاں جی. So for example, Ukraine-Russia conflict. That's currency. Currency میں نہیں جائیں, ابھی تھیم پہ رک رہے ہیں. جی. جیسے کہ ابھی ایران اور اسرائیل کا مسئلہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. That's again آپ کرنسی آف دا ٹاپک پہ جا رہے ہیں. کہ وہ کہاں پہ ریلیونٹ ہے یا کس طرح کی اس کے کرنٹ ایشوز کس طرح کے ہیں. تھیم چلو میں پہلے بتا دوں تھیم ہوتا کیا ہے. پہلے تو ہم بہت سنتے رہتے ہیں کہ تھیم ایسے کا تھیم یہ ہے وہ ہے. تھیم ہوتا ہے ایریا آف نالج یا باڈی آف نالج جہاں سے آپ ریلیونٹ ایگزامپلز یا آرگومنٹس کو اٹھا کے لاتے ہیں اپنے ایسے کے ٹاپک کے لیے. جو ریلیونٹ ایگزامپلز ریلیونٹ آرگومنٹس جس ایریا آف نالج جس باڈی آف نالج سے آپ اٹھا کے لائیں گے وہ آپ کا تھیم ہوگا. بڑا دیسی طریقہ اس کو سمجھنے کا یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے تھیمز ہوتے ہیں. سائیکالوجی, فلسفی, کانسٹیٹیوشن, پالیٹکس, اکانومی, کلچرل اسٹڈیز, پبلک پالیسی, یہ سارے تھیمز ہیں. یہ وہ ایریاز آف نالج ہیں جہاں سے آپ ریلیونٹ آرگومنٹس اٹھا کے لائیں گے. اب مجھے بتائیں اس کا تھیم کیا ہے؟ انٹرنیشنل وارفیئر. بالکل ٹھیک ہے. اس کو ہم اگر اور طریقے سے ڈیفائن کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہے. کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز دو طرح کا ہوتا ہے, کوآپریشن اور کانفلکٹ. یہ کانفلکٹ کا انٹرنیشنل ریلیشنز میں کانفلکٹ والا اسٹیٹ کے آپس میں ریلیشن ہے, کانفلکٹنگ ریلیشن. دوسرا تھیم سر کرنٹ افیئر کس کو بول سکتے ہیں؟ کرنٹ افیئر تھیم نہیں ہوتا. کرنٹ افیئر جو آج کل کے ایشوز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. ان ایشوز میں سے یہ پولیٹیکل ایشو ہے, اکنامک ایشو ہے, سوشل ایشو ہے, ریلیجیس ایشو ہے یا انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایشو ہے, وہ تھیم ہوگا. ریلیجن دو تھیمز اس کے اندر ہے. تو ہم اس کو اگر لکھنا چاہیں تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ اب چوتھے یہاں پہ آپ آئی آر اور ریلیجن لکھ لیں. آئی آر کی طرف کانفلکٹ لکھ لیں کیونکہ وار کی بات ہو رہی ہے. یہ تھیمز ہیں. ہم اب یہ لکھ کے اس کے بعد یہ ریکارڈنگ ان کو اویلیبل ہوگی بعد میں. ہاں پرفیکٹ. بس ٹھیک ہے, کچھ اسکپ ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اب آپ آتے ہیں چوتھے کمپوننٹ کے اوپر which is what am I required to write about. اب ہم اگر اوپر دیکھیں تھیم کو بھی اور ٹرانسلیشن کو بھی تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ I am required to write about the role of religion in international relations یا in recent یا modern international relations یا in international conflicts. تو آپ نے اسی طرح سے لکھنا ہے کہ جی ریلیجن کا کیا رول ہے آج کل کے انٹرنیشنل کانفلکٹس. دیٹ از اٹ. یہ اب کمپریہنشن آف دا ٹاپک ہے. اب اس میں کرنسی دیکھ لیتے ہیں. کرنسی جو ہے وہ ماڈرن وارز میں آپ نے پریشان نہیں ہو جانا ہے. ماڈرن وارز کو لے کے نہیں کہ آج کل کی یہ جنگیں ہو رہی ہیں. آپ نے یہ بتانا ہے کہ ماڈرن وارز ہولی ہیں کہ نہیں, مقدس ہیں یا نہیں, ایک سائڈ لے رہی ہے. لیکن اس کے لیے ریفرنس پوائنٹ پیچھے جانا پڑے گا کہ کون سی مقدس جنگیں تھیں. تو زیادہ کرنسی نہیں ہے اس کی آج کل کے. وہ ایگزامپلس کی طرح آج کل کے ایونٹس کو آپ یوز کریں گے, وارز کو یوز کریں گے, لیکن ریفرنس پوائنٹ پیچھے ہوگا, پرنسپلز پیچھے ہوں گے کہ پہلے جو وار کے پرنسپلز ہوتے تھے وہ کیا ہوتے تھے. وہ ہوتا تھا ہیلپنگ دی اوپریسڈ,
expanding the expansion of the sphere of influence of religion, इस तरह का वो कॉलोनीज तो बाद में आया, या मुझसे भी पहले की बात कर रहे हैं. तो अच्छा सर है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, मल्टीपल चीज़ें कवर करते हैं. एक और चीज़ है रखनी है, कम्पैटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए आपको स्कॉलर बनने की ज़रूरत नहीं है. आपने CSS पास करना है तो उतनी तैयारी करनी है, ठीक है. Why am I saying so? Just for a very simple reason that if you even go through your syllabus of international relations, have you gone through the list of the recommended books? Yes. 28. And out of the topics enlisted in your IR syllabus, if you go through one topic and you select that topic and then you get into the details of that topic in the subtopic of that very topic, and again in the subtopic of the first subtopic, you guys can do your PhD thesis on that. तो फिर इतना नहीं डालना चाहिए, ठीक है. स्कॉलर नहीं बनना, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और चीजों को लिखना आना चाहिए. एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम में आपका पेपर जाएगा. मैं इसमें चले इस चीज को हम रोकते हैं, एक और एक्सरसाइज कराऊंगा मैं टॉपिक अंडरस्टैंडिंग में. उससे पहले एक और चीज मैं ये कहता होता हूँ कि आपकी जो तैयारी है ना, 50% ऑफ द पोर्शन ऑफ योर प्रिपरेशन is before your exam and 50% is on the exam day. उस दिन आप 50-60 आपने खुद एग्जाम दिए हैं, अपने पेपर्स को देखा होगा, 50, 60, 70% की तैयारी को एग्जाम डे पे अगर आप अच्छा परफॉर्म कर गए तो 80-90% का आप लेंगे. और उस दिन की एग्जाम डे पे आप कैसे परफॉर्म करेंगे ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप पहले राइटिंग प्रैक्टिस कितनी करते हैं. उस दिन स्पीड भी काउंट करेगी, उस दिन राइटिंग प्रैक्टिस भी काउंट करेगी, उस दिन साइकोलॉजिकली वो आर्गुमेंट्स जो आपने 2, 3, 4, 5 दफा अपने हाथ से निकाले हुए हैं, एग्जाम में उनको लिखना कितना आसान था, सोचना नहीं पड़ रहा था, लिख ही जा रहे थे. तो वही चीज पहले करनी है. एसएस की बात करें 25 to 30 एसएस पहले लिख के जाने हैं, 25 to 30 एसएस लिख के जाने हैं. वापस सेकंड टॉपिक की यूज पे करते हैं. लिखें feminism is not really a third world issue. Feminism is not really a third world issue. इसके ऊपर हम 1, 2, 3, 4 करेंगे, पहले ट्रांसलेट करेंगे. Feminism is not really a third world issue. ट्रांसलेट करें. फेमिनिज्म को आप नसाइयत लिख लें, फेमिनिज्म लिख लें, कोई बड़ी बात नहीं. फेमिनिज्म को फेमिनिज्म लिख लें, हमें पता है कि फेमिनिज्म क्या होता है. हकों के नस्वा भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. आप फेमिनिज्म भी लिख सकते हैं. कर दिए ट्रांसलेट? कर दिए? करे जल्दी करे. थोड़ा सा तेज कर रहे हैं क्योंकि लेक्चर हमारे पास एक है और टाइम भी कम है. आई वांट टू मेक श्योर कि मैं अगर 2 गाड़ियां चेंज करके आया हूं, एक गाड़ी रास्ते में खराब करा के आया हूं, तो मैं आप लोगों को आज कुछ बता के जाऊं और आप लोग भी कुछ सीख के जाएं. चलें. हाँ जी. Feminism is not really a third world issue. जी सर. कर लिया? बताएं. सर अच्छा एक काम करते हैं, मैं लिखता हूँ उसकी ट्रांसलेशन, फिर उसमें से जो लोग होंगे उसमें से हम इंग्लिश करते हैं. फेमिनिज्म को हम हकूक़ निस्वा लिख लेते हैं. हकूक़ निस्वा. 1 मिनट रुकते हैं. इस ऐसे के टॉपिक में क्या मसला है, स्टेटमेंट में क्या मसला है? एक बहुत बड़ा मसला है. कौन आइडेंटिफाई करेगा? इस ऐसे के टॉपिक में बहुत बड़ा मसला है, कौन आइडेंटिफाई करेगा? थर्ड वर्ल्ड. Third world is a very derogatory, is a very colonial term. ये यूज नहीं होती, ना ही करनी चाहिए. LSE के अंदर हमारे एक लेक्चरर ने, प्रोफेसर ने एक स्लिप ऑफ टंग किया था, एक कैजुअली चलते हुए उसने थर्ड वर्ल्ड कंट्री पर 5 मिनट खड़े होकर उसको अपोलोजाइज करता रहा कि ये it was just a slip of tongue, I did not mean to use that. In fact, if you go through my research papers and my writings, I have never used such a disgraceful word. और इस तरह की चीजें. तो थर्ड वर्ड अब एग्जामिनर ने दे दिया तो हम उसको यूज तो करेंगे, लेकिन इसकी जगह पे क्या वर्ड यूज होता है? डेवलपिंग एंड डेवलप, ये होता है. चलें वापस आते हैं. हकूक़ नस्वा सिर्फ तीसरी दुनिया का मसला नहीं है.
क्वेश्चन मार्क नहीं है। जो इससे एग्री करते हैं विद द रेज ऑफ हैंड बताएं, खोल के बताएं। यहाँ पे कौन सा एग्जाम में बैठे हैं, खोल के बताएं कौन कौन एग्री करता है? हाँ दुनिया का तीसरा मुसलमान सर तीसरी दुनिया, थर्ड वर्ल्ड ऐसे वाली कोई बात नहीं है, इजी हो जाए। बिल्कुल खोल के जवाब दें, अगला सवाल क्या मैं जवाब देना, ठीक है? हाँ जी आगे बताएं। हुकूक इस्लाम इसको कैसे वो कर लेते हैं ट्रांसलेट? फेमिनिज्म हुकूक इस्लाम तो राइट्स की बात पे आ नहीं नहीं, अब फेमिनिज्म कर लें, हकूक निस्वां को अब फेमिनिज्म ही लिख लें। ये समझे फेमिनिज्म लिखा, फेमिनिज्म तीसरी दुनिया का मसला नहीं है, विद द रेज ऑफ हैंड, ठीक है ठीक है ना? जिन्होंने इस तरह लिखा था ना, ट्रांसलेट किया था ऐसे पे, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है हकूक निस्वां सिर्फ तीसरी दुनिया का मसला नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो दूसरी और पहली दुनिया का भी मसला है। तो कोई इसका इंटरप्रेट किया था, हालांकि ये है कि हकूक निस्वां सिर्फ तीसरी दुनिया का हकीकी मसला नहीं है, असल मसला नहीं है। ये था कि असल मसले क्या है? असल मसले पॉवर्टी, असल मसले सर्वाइवल, असल मसले ह्यूमन राइट्स। ऐसा नहीं है कि वहां पर मेल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को सारे राइट्स मिल रहे और फीमेल्स को नहीं मिल रहे। वहां पे तो वो पहले भी उन्होंने ग्रेजुएट ही नहीं किया, मैट्रिकुलेट ही नहीं किया, अपनी बेसिक इश्यूज से, सर्वाइवल से बाहर ही नहीं निकल सके। तो उसमें ऐसे इस पे लिखना था कि कैसे जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, उनके जो सोशल इश्यूज हैं वो पॉवर्टी है, वो ह्यूमन राइट्स है, वो सर्वाइवल है, वो इन्फेंट मॉर्टेलिटी है, वो इस तरह के इश्यूज हैं। उनसे बाहर निकलेंगे तो फिर हम फेमिनिज्म की तरफ जाएंगे। आप समझ आए कि ट्रांसलेट करना जरूरी है, देखना जरूरी है। सर ये रियली वर्ड्स का इशू बन रहा है यहाँ पर। रियली वर्ड एग्जैक्टली। एक और चीज, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं ये गलत है, ऐसा है, ये असल में था कि टॉपिक था कि जिन लोगों के साथ सिर्फ इसी दुनिया का मसला नहीं है। मेरा उनसे एक सवाल है, बड़ा मासूमाना सवाल, वो ये है